नमस्कार, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो आपको जो आपकी सेकंड पेपर है, जो हिंदी का पेपर है आपका, उसमें व्याकरण के पोर्शन में आपको विसर्ग संधि नहीं पढ़नी है, क्योंकि वहां स्पष्ट रूप से स्वर और व्यंजन संधि दो लिख रखी है उन्होंने। तो आपको विसर्ग संधि उस पोर्शन में नहीं पढ़नी है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में सामान्य हिंदी दे रखी है, तो वहां पे उन्होंने संधि ही लिख रखा है, अलग से बताया नहीं है कि कौन सी पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। तो आपको पढ़नी ही है। और रीट वालों की बात करें तो उनको पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि विसर्ग के बाद अगर स्वर और व्यंजन आए और वहां विकार उत्पन्न हो तो वहां विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? एक स्वर या व्यंजन या दो व्यंजनों के मेल को, मतलब एक तरफ व्यंजन होना उसमें आवश्यक है। एक स्वर और व्यंजन हो सकता है, एक व्यंजन और स्वर हो सकता है, या दोनों व्यंजन हो सकते हैं, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसी प्रकार जहां विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा हो और परिवर्तन होता हो, ध्वनि में परिवर्तन होता हो, विकार उत्पन्न होता हो, वहां विसर्ग संधि होगी। तो ये स्पष्ट है। आगे हम नियमों की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर ए के साथ विसर्ग जुड़ा हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व है और अगर कोई स्वर आया है तो उसको हम विसर्ग को ओ बना देंगे। विसर्ग हट जाएगा और वहां पे विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। कैसे? कि ये देखो, यहाँ ए है, ए के साथ में विसर्ग है, तो ये कैसे हो गया? ये इस प्रकार से। और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या है, या फिर कोई स्वर हो। स्वर भी घोष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कि तीसरा, चौथा, पांचवा और ये सभी घोष वर्ण है। ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई घोष वर्ण आया है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये सभी घोष हैं, स्वर भी घोष हैं, तो ये आता है तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। जैसे मनहर, न में से हमने अ बाहर निकाला तो अह हो गया, और है है पढ़े थे हमने, तो मनोहर। उसी तरह तपह बल। अब आपको ध्यान रखना है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का, तो तपह बल बन गया तपोबल। यशह दा बना यशोदा। पयह धर बना पयोधर। सर, सरह ज, सरोज। वयोवृद्ध, इसकी वयः धन वृद्ध ये भी हो सकती है, तो बना वयोवृद्ध। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम देखेंगे इसका। विसर्ग का रै कब बनता है? ये पहला नियम था, विसर्ग का ओ बनता है। अब इसमें आएगा विसर्ग का रै कैसे बनता है। तो विसर्ग से पहले अगर ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, स्वर कौन से हैं? सभी पता है। ए आ को छोड़ के कौन से स्वर होते हैं? ई, उ, इस प्रकार के अगर कोई स्वर आते हैं, ए आ से भिन्न स्वर, और उसके बाद में कोई स्वर आए या फिर कोई घोष वर्ण आए, तो विसर्ग का रै बन जाता है। किसका बनेगा रै? विसर्ग का रै बन जाता है। समझो वापस। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, तो उसके बाद विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व ये सभी क्या है? घोष वर्ण है। आपको ध्यान रखना है, बार बार समझा रही हूँ, ध्यान रखना है। घोष वर्ण हर जगह काम आता है। आपको संधि अगर पढ़नी है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों में आपको वर्ण बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो आप वर्ण विचार वाली कक्षाएं 3 भाग में है, आप उन तीनों भागों को स्पष्ट रूप से देखेंगे, तब आपको संधियां बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। आपको बिल्कुल उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो कोई भी घोष वर्ण हो तो आप क्या करोगे? आप विसर्ग का र में परिवर्तन कर दोगे, रेफ में बदल जाता है। उदाहरण देखो। निह धन धन, निर्धन। अब र कहां से आया? र विसर्ग का र बन गया।
दुह बल दुर्बल, निह धन आशा निराशा। अब इसमें ऊपर आधा क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये जो स्वर है वो उस रे के साथ में जुड़ गया, तो यहाँ निराशा हो गया। निर निह धन अर्थक निरर्थक, दुह धन उपयोग दुरुपयोग, आशीह धनवाद आशीर्वाद, ये आशीर्वाद ही सही होता है। अगर आप इस रे का स्थान परिवर्तन कर दोगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको संधि में भी पूछा जाता है और शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। निह धन भय निर्भय, ठीक है। एक तरफ आ से भिन्न कोई स्वर है विसर्ग के साथ, और दूसरी तरफ घोष वर्ण है। स्वर भी हो सकते हैं, कोई स्वर भी हो सकता है, स्वर सारे घोष होते हैं, और व्यंजनों में से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व है, ये सभी आते हैं। तीसरा नियम देखेंगे हम। तीसरा नियम देखेंगे कि विसर्ग का श कब बनता है। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तो उसके बाद में अगर च छ या श आए तो तालव्य विसर्ग का तालव्य श में परिवर्तन होता है। कैसे होता है हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। निह धन छल, छ आया है विसर्ग, विसर्ग से पहले स्वर है और दूसरा जो शब्द है वो छ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ विसर्ग का श बन गया तालव्य श। इसी तरह निह धन चल निश्चल, दुह धन शासन दुशासन, हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, निह धन शुल्क निशुल्क, ये ऐसे भी है और ऐसे भी है। तपह धनचर्या तपश्चर्या। आगे बढ़ते हैं। अब पहले हमने पढ़ा था कि वो तालव्य श कैसे बनता है, अब हम पढ़ेंगे मूर्धन्य श कैसे बनता है। तो विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, इसमें क्या था, कोई भी स्वर था और च छ या श था। अब यहाँ क्या है, विसर्ग ई या ऊ, दो ही स्वर दे रखे हैं। ई या ऊ के बाद में अगर क ख ट ठ और प फ, ये आपको 6 वर्ण याद रखने हैं। क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है। ई ऊ के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ये सारे वर्ण है, क ख ट ठ प फ वर्ण है, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, मूर्धन्य श में। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है निधन कपट, आया है तो निष्कपट। अब इसको आप इसमें तालव्य श नहीं कर सकते, वो च छ या श आता है तभी करोगे। दुह धन कर दुष्कर, धनु धन टंकार धनुष टंकार, निह धन फल निष्फल। ये देखो ये सारे यही वर्ण है, इसमें क है, इसमें ट है, इसमें फ है, प है और ये भी प है। तो आप क ख ट ठ फ प और फ ये वर्ण याद रखोगे। निह धन पाप निष्पाप, चतुह धन पद चतुष्पद। अगला है पांचवा नियम है दंत्य से। हमने पहले 2 से पढ़े थे, अब ये तीसरा से है दंत्य से। देखो विसर्ग के बाद त थ या स आए तो विसर्ग का दंत्य स में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग किसके साथ आएगा, हमेशा स्वर के साथ ही आता है, किसी भी आधे वर्ण के साथ तो विसर्ग आता नहीं है। कि आपने कभी देखा हो कि ऐसे लिखा हो और विसर्ग लगा हो, ये तो कभी नहीं होता है। अगर विसर्ग आएगा तो साथ में कोई ना कोई स्वर अवश्य होगा। तो विसर्ग के बाद इधर कोई भी स्वर हो सकता है, विसर्ग के साथ में कोई भी स्वर हो सकता है, और विसर्ग के बाद में त थ और स होते हैं तो वहां दंत्य स बन जाएगा। उदाहरण देखो। नमः धन ते, उदाहरण देखो। नमः धन ते नमस्ते, निह धन तेज निस्तेज। कौन से वर्ण आए, त थ और स, तो त स इस प्रकार के वर्ण आए हैं। दुह धन साहस दुस्साहस, मनह धन ताप मनस्ताप, निह धन संदेह निस्संदेह, इतः धन तत तस्ततः। अगला नियम है विसर्ग का लोप होना और दीर्घ स्वर का बनना। तो अगर विसर्ग के बाद में र आया हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है
और उससे पहले का जो मूल स्वर ऋस्व स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है उसका। कैसे होता है? अगर ऋस्व स्वर के साथ में विसर्ग जुड़ा है, जैसे ये सब है, इन सब के साथ में विसर्ग है, तो और विसर्ग के बाद में र का आगमन हुआ है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है, र वैसे का वैसे रहता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे निधन रोग, अब ये निरोग ये हिंदी के प्रभाव की वजह से हुआ है, बाकी इसको लिखा ऐसे ही जाएगा निरोग। आगे देखो, निधन रस नीरस, अब बड़ा नी बड़ा हो गया और विसर्ग का लोप हो गया। निधन रव नीरव, निधन रज नीरज, अतः धन एव, अब अतएव यहाँ पे विसर्ग का लोप हुआ है परंतु यहाँ पे आ नहीं बना है, तो आप इसको थोड़ा सा नोटिस में रखेंगे, ये उदाहरण इसी का है। अगला नियम है कि जहां विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहते हैं, बस वो एक ही शिरोरेखा के साथ में संधि पद बन जाते हैं। तो विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद में क या प आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसा का वैसा बना रहता है। कौन से वर्ण आते हैं? क और प। अह के बाद में क और प आते हैं, तो बहुत अधिकांश जो शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धन करण, अंतःकरण, अधः पतन, अधः पतन। अब अधो पतन नहीं करना है इसमें। पयः पान, पय पान, अंतःपुर, अंतःपुर सेम रहेगा। है, बस दो शब्दों को हमने जोड़ा है। अब ये अपवाद स्वरूप इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नमः धनकार में हमने नमस्कार किया था, पुरः धनकार में पुरस्कार किया था। इन्हीं अपवादों की वजह से विसर्ग संधि को आपके सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। फर्स्ट पेपर में है शामिल, लेकिन सेकंड पेपर में इसी वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि विसर्ग संधि में अपवाद बहुत हैं। अपवाद भी कैसे हैं? क्योंकि संस्कृत से आया है, हिंदी में हमने इसका प्रचलन बहुत कम होता है और हिंदी के शब्द थोड़े अलग प्रकार से बनते हैं, तो जो अलग अलग विद्वान है उन्होंने उसको अलग अलग रूप में माना है, किसी भी रूप में शुद्ध मान लिया है। जैसे हमने निरोग पढ़ा तो उसमें भी वही समस्या आती है। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग तौर पे लिया है। वो संस्कृत में उसके अलग से नियम है, लेकिन हिंदी में जब वो आता है तो बहुत सारे परिवर्तन वहां हो जाते हैं। तो ये हुई आज की हमारी कक्षा। आपको विसर्ग संधि समझ में आई होगी, तो आप अगर स्वर और व्यंजन संधि समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, आप वहां जाके और वो दोनों संधियां भी पढ़ सकते हैं। तो लाइक करते रहिए, देखते रहिए हिंदी वाग्मिता। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे समास। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो हिंदी वाग्मिता से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।